हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 33 का लास्ट पैराग्राफ है, हमने यहाँ से छोड़ा था और यहीं से दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग। तो ये रिचर्ड ई ब्राइट कहता है कि जब उसने सारी की सारी तितलियों की स्पीशीज को पकड़ लिया था तो तब उसको लगा था कि शायद उसकी तितली पकड़ने की ये जो हॉबी है ये यहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ बचा था नहीं। तो रिचर्ड की माँ ने उसे एक बुक दी थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th, और इस बुक ने उस यंग कलेक्टर के दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करी उस साइंस के वर्ल्ड के प्रति। वो जिज्ञासु हो गया कि इतना नन्हा सा जीव इतना बड़ा ट्रैवल कैसे करता है। दरअसल बुक में लिखा हुआ था कि मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इतना छोटा सा जीव सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट कर सकता है तो कैसे कर सकता है। इस कमेंट ने, इस बात ने, इस वर्डिक्ट ने उस यंग कलेक्टर के दिमाग में एक उथल पुथल सी मचा दी थी और वो आगे इस चीज़ को जानने की कोशिश में लग गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो एट द एंड ऑफ द बुक, तो किताब के समाप्ति पर रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाई की स्टडी में हेल्प करें, बटरफ्लाई के माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प करें। तो उनसे कहा गया था कि वो जो है जो बटरफ्लाई पकड़ते हैं उनके टैग लगा दें, और दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्वाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो उनसे कहा गया था कि जो भी तितली वो पकड़ते हैं उस पर टैग लगा दे ताकि उनके माइग्रेशन के ऊपर जो रिसर्च चल रही है उस पर थोड़ी सी और हेल्प मिल सके, रोशनी पड़ सके। और ये अपील की गई थी कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेडरिक ए उर्क्वाट के द्वारा। तो ई ब्राइट की माँ ने डॉक्टर फ्रेडरिक को लिखा और जल्दी ही हमारा जो ई ब्राइट है वो अटैच कर रहा था लाइट एडेसिव और टैग्स उन मोनार्क तितलियों के पंखों पर। तो जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली पाई जाती थी तो उससे ये कहा जाता था कि इस टैग को डॉक्टर फ्रेडरिक को भेज दे। तो बटरफ्लाई कलेक्टिंग जो था बहुत ही टेढ़ी खीर था और समर के दिनों में केवल 6 वीक्स तक ही इसका सीज़न होता था। तो रिचर्ड ई ब्राइट कहता है कि अगर आप एक एक तितली को पकड़ने की कोशिश करते हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि सभी तितलियों को पकड़ा जा सके। तो उसने अगला स्टेप लिया, उसने क्या किया कि मुझे जो है इन तितलियों को खुद ही रेस करना पड़ेगा। तो उसने एक मोनार्क फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा, उसके अंडे लिए और उन अंडों को जो है अपने बेसमेंट में ही जो है रेस किया। और जो पूरा लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का वो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उसे स्टडी किया, जिसमें एक्स से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई का बनना, और उसके बाद वो उसके पंखों को टैग लगा करके उसको उड़ा देता था। तो कई सालों तक रिचर्ड ई ब्राइट का वो बेसमेंट जो था घर रहा हज़ारों की तादाद में उन मोनार्क तितलियों का जो अलग अलग स्टेजेस में वहाँ पर डेवलप हुआ करती थी। तो रिचर्ड कहता है कि तितलियों का इस तरह से वो साइकिल का स्टडी करना और अंडे लेना, उसके बाद उनके अंडों से जो पूरा लाइफ साइकिल चल रहा था बटरफ्लाइज का, उसमें उसको थोड़ी सी बोरियत होने लगी, वो अपना इंटरेस्ट खोने लगा, क्योंकि लॉजिक बड़ा साफ था। तो ये कहता है कि इतने सालों से वो मेहनत कर रहा था, बटरफ्लाइज को टैग लगा रहा था, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भी केवल 1 या 2 बटरफ्लाई ही रिकैप्चर हो पाई थी टैग लगी हुई, और वो बटरफ्लाइज भी जहाँ पर वो रहा करता था वहाँ से मात्र 75 माइल्स की दूरी पर ही पकड़ी गई थी। तो उसके मन में जो इंटरेस्ट जागा था कि वो सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट कर सकती थी, तो ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर उन तितलियों को पकड़ा गया था, उसने हज़ारों की तादाद में रेस करी तितलियाँ,
लेकिन पकड़ी, रिकैप्चर हुई जस्ट 1 और 2, और वो भी केवल 75 माइल्स की डिस्टेंस पर ही, जहाँ से उसने उनको छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो है रिचर्ड ई ब्राइट के मन में इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी तितलियों के। तो आगे कहानी जब आगे बढ़ती है तो जब वो 7th ग्रेड में था तब जाकर उसे असल में एहसास हुआ कि असली साइंस होता क्या है। तो उसने काउंटी के साइंस फेयर में एंट्री ली थी और वहाँ पर वो हार जाता है उस कॉन्टेस्ट को। तो दरअसल वहाँ पर जाना, एंट्री सबमिट करवाना और हार जाना, ये बहुत ही सैड फीलिंग थी रिचर्ड जैसे बच्चे के लिए। तो वहाँ बैठ कर के कुछ भी अचीव नहीं कर पाना बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। वहाँ जो भी कुछ था उसने कुछ न कुछ जीता था, विन किया था। तो रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या किया था, जो एंट्री सबमिट करवाई थी वो थी फ्रॉग के टिश्यूज़ की स्लाइड्स, और विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने वो स्लाइड्स भी माइक्रोस्कोप के अंदर शो किए थे। तो तब उसने रियलाइज़ किया वहाँ साइंस फेयर में देख करके, जो असल में जो उस साइंस फेयर को जीता था उसने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी थी बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट किया था अपनी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च के रिगार्डिंग, और कोई नीड डिस्प्ले वहाँ शो नहीं किया था। तो इस साल का साइंस फेयर तो वो हार गया था, लेकिन उसके अंदर कंपटीशन की भावना इतनी ज़बरदस्त थी और वो सोच करके जाता है कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गो बैक विद एम्प्टी हैंड्स। तो ऑलरेडी द competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for next year's fair I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. तो जैसा मैंने पहले कहा कि उस साल का साइंस फेयर तो वो हार गया था, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि अब जो अगले साल का साइंस फेयर आने वाला है वो उसको नहीं हारेगा, उसमें वो रियल एक्सपेरिमेंट करके आएगा और कुछ साबित करके जाएगा। अब लेकिन करे किस चीज़ पर? तो इतने सालों से वो एक काम कर रहा था और वो काम था तितलियों पर रिसर्च। तो क्या हो सकता था बेस्ट ऑफ बेस्ट कि उसी रिसर्च को वो आगे और कंटिन्यू करता, क्योंकि किसी नए टॉपिक पर अगर काम करता तो उसमें सालों लग जाते हैं। तो जो एक एडवांसमेंट रिचर्ड के पास में पहले से थी उसी को उसने आगे और कंटिन्यू किया। तो ऑब्वियसली वो कुछ करना चाहता था लेकिन आइडियाज़ उसके पास में थे नहीं, तो उसने डॉक्टर फ्रेडरिक को संपर्क किया कि सर मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने तुरंत ही उसको सजेशंस दिए कई सारे, और उसी की बेस पर रिचर्ड ई ब्राइट जो है बिज़ी रहता है अपने हाई स्कूल के पूरे समय के दौरान, और वो जो भी एक्सपेरिमेंट करता रहा उस हर एक एक्सपेरिमेंट ने उसके हर एक प्रोजेक्ट ने, इंटरनेशनल साइंस फेयर हो या काउंटी साइंस फेयर हो, वो हर जगह वो जीतता रहा प्राइजेस। तो जब रिचर्ड अपनी 8th ग्रेड में पहुंचा तो ई ब्राइट ने कोशिश करी कि वो उस वायरल डिजीज़ का कारण ढूंढ सके जिसने मोनार्क कैटरपिलर्स की प्रजाति को धीरे धीरे जो है ख़त्म करना शुरू कर दिया था। तो जब वो 8th ग्रेड में था, जब रिचर्ड ई ब्राइट 8th ग्रेड में था, तो उसने कोशिश करी उस वायरल डिजीज़ को ढूंढने की जिसने ऑलमोस्ट सारी की सारी मोनार्क बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स को लगभग ख़त्म कर दिया था। तो ई ब्राइट ने ये सोचा कि शायद ये जो वायरल डिजीज़ है ये बीटल्स की वजह से है। तो उसने क्या किया कि अपने बेसमेंट में जहाँ पर वो रेस करता था फ्लॉक बटरफ्लाइज का, तो उसने उस फ्लॉक को जो है बीटल्स की मौजूदगी में ही रेस किया, लेकिन उसे कोई रियल रिज़ल्ट मिला नहीं। तो वो ये कहता है कि अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाता है। तो उसने कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन शुरू में फेलियर साबित हुआ, लेकिन फाइनली उसने पता लगा लिया कि दरअसल लॉजिक क्या था, आखिर उस वायरल डिजीज़ का कारण था तो था क्या। तो अगले साल जो है साइंस फेयर में वो एक थ्योरी को टेस्ट करके प्रूव करने वाला था कि जो बटरफ्लाई होती है, वाइसरॉय बटरफ्लाई, वो मोनार्क बटरफ्लाइज की हूबहू कॉपी करती हैं, और कॉपी करने के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था।
कारण ये था कि जो वाइसरॉय तितलियां हैं वो बिल्कुल मोनार्क तितलियों की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन मोनार्क तितलियों को पक्षी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड वाइसरॉय जो तितलियां हैं वो पक्षियों की पहली पसंद होती हैं खाने में, तो उनको वो बड़े चाव से खाते हैं। तो वाइसरॉय तितलियों ने अपने आप को मोनार्क में कन्वर्ट कर लिया था ताकि वो भ्रम पैदा कर सके पक्षियों में कि ये तो मोनार्क है, इसका तो टेस्ट ही ख़राब है। तो वो जितना अपने आप को मोनार्क की तरह दिखाई या शो कर सकती थी, उतना ही कम संभावना थी कि वो किसी बर्ड का डिनर बन सके। तो ईव राइट का जो प्रोजेक्ट था दरअसल वो ये साबित करना चाहता था कि बर्ड्स एक्चुअली मोनार्क को खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो उसने ये साबित किया कि सारे पक्षी जो है, मोस्टली जो बर्ड्स थे, मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते हैं, मगर एक पक्षी है स्टारलिंग, वो ऑर्डिनरी इंसेक्ट्स को नहीं खाता। उसकी पहली पसंद मोनार्क ही होती है, जहाँ कहीं मोनार्क उसको दिख जाती है वो उसी को खाता है। और बाद में उसने अपनी रिसर्च में प्रूव ही किया था कि वाइसरॉय जो है प्रोबेबली कॉपी करती है मोनार्क की और स्टारलिंग खाता है खाली मोनार्क को। तो कहीं न कहीं वाइसरॉय जो थी वो जाने अनजाने में शिकार हो रही थी स्टारलिंग बर्ड का। तो उसका ये पैंतरा भी यहाँ काम नहीं आया। तो यूजुअली इस थ्योरी को प्रूव किया था रिचर्ड ने बाद में। तो इसकी इस थ्योरी ने, उसके इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी डिवीज़न के अंदर उसको फर्स्ट प्लेस दिलवाया था और एंटायर काउंटी साइंस फेयर में भी वो थर्ड आया था अपनी इस रिसर्च की बेस पर। तो सेकंड पार्ट में हम यहीं तक करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की इवेंट्स को और इन डेप्थ और डिटेल में समझेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।